नमस्कार, मैं हूं अंशुमान। भारत की बैंकिंग में निचले स्तर पर एक खामोश क्रांति चल रही है और उस क्रांति का केंद्र है बनारस यानी काशी। मैं आज यहां उत्कर्ष टावर में हूं और मेरे साथ हैं उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक के एमडी और सीईओ गोविंद सिंह जी। जो लोग भारत की बैंकिंग को करीब से समझ रहे हैं या इसके बदलावों को पिछले कई दशकों से देख रहे हैं, उन्हें पता है कि छोटे बैंक और स्मॉल फाइनेंस बैंक भारत में फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए, लोगों को बैंकिंग की मुख्य धारा में लाने के लिए और फाइनेंशियल एम्पावरमेंट के लिए एक नए तरीके की अलग जगा रहे हैं। उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक उनमें प्रमुख है। हम आज उनसे विस्तार से चर्चा करेंगे गोविंद जी से, लेकिन सबसे पहले शुरुआत हम करते हैं उस महत्वपूर्ण इवेंट से जो आप बनारस में करने जा रहे हैं, मैराथन का। इस तरीके की गतिविधियां जो आपको कम्युनिटी से जोड़ती हैं, इनका बिजनेस एस्पेक्ट भी कुछ होता है, वो कैसे दिखता है उत्कर्ष फाइनेंस बैंक के पूरे कामकाज में? हाँ, धन्यवाद आपका। सबसे बड़ी बात ये जब मैराथन जैसे आप इवेंट करते हैं तो साहब ने खुद ही बोला सबसे बड़ा काम है कि आप कम्युनिटी से जुड़ पाएँ। तो जो बैंकिंग का व्यवसाय तो साथ में चलेगा, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है कि लोग जानें, लोगों से मिलें। और दूसरा ये भी इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि हमें फिटनेस पे कितना काम करना चाहिए। अगर आप लोगों में जागरूकता भी जगाना चाहते हैं, ये बहुत अच्छी इवेंट होती हैं, एक डिफरेंट टाइप की इवेंट होती है, सब लोग इसमें मिल सकते हैं। आपको इक्विपमेंट तो इसमें कुछ चाहिए नहीं, अगर आप अच्छे से दौड़ सकते हैं, थोड़ा मेहनत करें तो आप इसमें शामिल हो सकते हैं। तो कम्युनिटी से जुड़ने की बात है और अपने फिटनेस की बात है, आई थिंक ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। और तीसरा जो एक इसमें संदेश देने की कोशिश करते हैं जिससे हम लोगों से जुड़ते हैं, वह एनवायरनमेंट के बारे में। इसीलिए क्लीन काशी, ग्रीन काशी की हम जो बात करते हैं, तो एक हम एनवायरनमेंट से जुड़ें। और आपने देखा जिस तरह चेंजेस हुए एनवायरनमेंट में पिछले कुछ सालों में, दशकों की बात में सालों में देखिए, उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। तो अगर लोगों में उसमें जागरूकता आती है तो सेल्फ की फिटनेस के बारे में जागरूकता आती है, कम्युनिटी के बारे में जागरूकता आती है, और हमारा परिवेश है, जो हमारा एनवायरनमेंट है, उसके बारे में अगर जागरूकता आती है तो हमारा जो उद्देश्य होगा हम कहेंगे सक्सेसफुल रहा। इसका बैंकिंग के बिजनेस से कोई डायरेक्ट मतलब कोई इसका लेन देन नहीं है उससे। उम्मीद ये करते हैं कि लोग हमें जानें और हमसे ज़्यादा संख्या में जुड़ें इसके थ्रू। आमतौर पर बैंक कम्युनिटी एक्टिविटीज़ में इस तरीके की एक्टिविटीज़ नहीं करते हैं। ये माना जाता है कि ये एक्टिविटीज़ स्पोर्ट्स और उससे रिलेटेड है। उत्कर्ष की आइडेंटिटी के साथ है, उत्कर्ष की ब्रांडिंग के साथ इस तरीके के इवेंट कैसे जेल होते हैं, और इससे भविष्य के लिए उत्कर्ष अपने आप को एक ब्रांड के तौर पर, एक ब्रांड मैसेजिंग के तौर पर कैसे एस्टेब्लिश करना चाहता है, क्योंकि आपका तीसरा इवेंट है लगातार, और शायद अब इसे आप नेशनल, इंटरनेशनल मैराथन और नेशनल मैराथन के तौर पे भी ले जाना चाहते हैं। तो ये उत्कर्ष की पूरी जो ब्रांड फिलॉसफी है उसको कैसे रिप्रेजेंट करता है? इसमें दो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं। जैसे ये जो उत्कर्ष मैराथन है, तो ये आपने खुद ही बताया कि एक ब्रांड बन चुका है और ब्रांड बनने की और अग्रसर है। तो हमारी कोशिश है ही है। साथ में ये भी है कि इससे जो लोग का जुड़ाव रहता है वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। हमें ये लगता है कि जो भी एक्टिविटी हम करते हैं, क्योंकि हमारा जो शुरुआती वो माइक्रो फाइनेंस था, उसमें वो कम्युनिटी बेस्ड अप्रोच रहती है उसमें। तो जहाँ जहाँ कम्युनिटी से आप जुड़ सकते हैं किसी भी तरह से, चाहे वो फाइनेंस के थ्रू या नॉन फाइनेंस के थ्रू हो, वो हमारी हमेशा कोशिश रहती है। और बैंकिंग में ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आपको लोग जाने, जो ट्रस्ट फैक्टर रहता है इनडायरेक्टली डायरेक्टली, उससे भी बहुत फर्क जुड़ाव पड़ता है अगर आप लोगों से जुड़े हुए हैं और इस तरह के बड़ी इवेंट में जुड़े हुए हैं। आप कोई एक छोटा सा आपने कोई सम्मेलन कर दिया किसी होटल में, तो वो एक बात है, लेकिन जब ये ऐसी इवेंट होती है जिसको कोई मिस नहीं कर सकता है। आप पार्टिसिपेट ना भी करें तब भी आप साइड में खड़े होकर लोगों को देखें जो कि सड़क पर दौड़ रहे हैं आज की तारीख में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है उस एंगल से। कोशिश ये करते हैं कि ये बड़ी से बड़ी इवेंट बने। ऑलरेडी नेशनल इवेंट तो है ही, जो हमारे पास इवेंट विनर्स हैं और वैसे पार्टिसिपेंट्स हैं वो हिंदुस्तान के हर कोने से आते हैं। कोशिश करें कि ये इंटरनेशनल लेवल पे जा सके। हम आगे चलें बैंकिंग की तरफ। एक सवाल और, कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट के लिए इसके अलावा और क्या उत्कर्ष की और कौन सी बड़ी एक्टिविटीज़ हैं जो, क्योंकि उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक है जो ऑलमोस्ट कम्युनिटी बैंकिंग, पूरी तरह कम्युनिटी बैंकिंग पर बेस्ड है, तो इसके अलावा भी बाकी गतिविधियां जो आपके अपने बिजनेस क्षेत्र में, अलग अलग राज्यों में कुछ और भी गतिविधियां जिन्हें आप बताना चाहें? एक्चुअली ये तो एक इवेंट है जो कि साल में एक बार होती है। उसके अलावा अगर आप बोलेंगे हम 365 दिन कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटी करते हैं जो कि कम्युनिटी से जुड़ी हुई है। वो हेल्थ के स्पेस में होगा, वो एजुकेशन के स्पेस में होगा, वो स्किल डेवलपमेंट के स्पेस में होगा, वो वुमेन एम्पावरमेंट के स्पेस में होगा। ये हम काफ़ी काम कर रहे हैं। जो आसपास के 6 से 7 स्टेट्स हैं उसमें काफ़ी काम हम लोगों का, मतलब अगर आप देखिए हमारे पास एक और हमारी संस्था भी है, उत्कर्ष वेलफेयर फाउंडेशन, जो हमें इसमें मदद करती है ऐसी CSR एक्टिविटी करने में। और शुरुआत उसकी भी हमने वाराणसी से की थी, लेकिन अभी हम काफ़ी जगह उस पर काम कर रहे हैं। तो वो तो एक्टिविटी हमारी डेली बेसिस की एक्टिविटी है,
उसको हम बहुत क्लोजली करते हैं। और जैसे बोलते हैं वो एक्टिविटी अगेन वो कम्युनिटी बेस्ड अप्रोच में बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी हम सब लोगों के लिए। उत्कर्ष की यात्रा एक माइक्रो फाइनेंस कंपनी से एक स्मॉल फाइनेंस बैंक तक की यात्रा है। ये ट्रांसफॉर्मेशन क्यों आया, कैसे आया? हमने भारत में बहुत सारा माइक्रो फाइनेंस कंपनियों को देखा, करीब करीब 15-16 साल हो गए माइक्रो फाइनेंस कंपनियों को, पर बहुत कम ऐसी माइक्रो फाइनेंस कंपनियां थीं जो वहां से निकलकर अपने को स्मॉल फाइनेंस बैंक में बदल पाई और उसके बाद उन्होंने स्टॉक मार्केट में अपने को लिस्ट भी किया। तो आपके हिसाब से वो कौन सा टर्निंग पॉइंट था आपके लिए जहां आपको लगा कि माइक्रो फाइनेंस इज नॉट इनफ, नाउ वी शुड मूव टुवर्ड्स अ स्मॉल फाइनेंस बैंक? तो उसका अगर मैं देखूं कि उसकी जो अगर मैं बैकग्राउंड में जाऊंगा, जब हमने 2009 में स्टार्ट किया था, हमारा उद्देश्य ये था कि कम्युनिटी बेस्ड अप्रोच थी उस टाइम भी, इसीलिए माइक्रो फाइनेंस पूरा कम्युनिटी बेस्ड अप्रोच था। दैट वाज फर्स्ट पॉइंट। सेकंड ये था कि उस एरिया में जाएं जहाँ पे कि फाइनेंशियल इंक्लूजन काफ़ी कम था या कम है। अभी पिछले 15 सालों में परिस्थितियाँ बदली हैं, थिंग्स हैव चेंज, जनधन आया, बहुत सारी चीज़ें आई, तो वो सब तो हुआ है। लेकिन अगर आप 2008-9 की बात करें तो उस टाइम पे स्पेशली जो ये हमारा कोर ज्योग्राफी थी, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ का जो एरिया था, उसमें फाइनेंशियल इंक्लूजन बहुत कम था। तो हमारी शुरुआत और जो माइंडसेट था वहीं से स्टार्ट हुआ था कि हमें ऐसे क्षेत्र में जाना है जहाँ पे ये काफ़ी कम होता है और इसको बढ़ावा देना है। इसीलिए हम लोगों ने मेट्रो में काम नहीं किया, स्टेट कैपिटल में काम नहीं किया, हम बनारस आए और यहाँ से हमने इसकी शुरुआत की। और वो माइंडसेट या वो जिससे मतलब संस्था का या लोगों का डीएनए होता है वो आज भी ऐसा ही है। पहले हमने शुरुआत की, दो चीज़ों से शुरुआत की, तो जेएलजी जो जिसको आप माइक्रो फाइनेंस बोल रहे हैं उससे शुरुआत की, और हमने कम्युनिटी के लिए साथ में काम करना स्टार्ट किया। फाइनेंशियल इंक्लूजन, फाइनेंशियल लिटरेसी की बात की, हेल्थ पे थोड़ा काम करना स्टार्ट किया, जो बाकी कम्युनिटी बेस्ड अप्रोच रहती है, इंटरवेंशन रहते हैं, उस पर काम किया। धीरे धीरे हमें लगने लगा कि अगर माइक्रो फाइनेंस को ज़्यादा इफेक्टिव होना है तो आपको उससे ऊपर जाना पड़ेगा। आपने माइक्रो क्रेडिट तो दे दिया, लेकिन उसकी जो और रिक्वायरमेंट्स हमारे क्लाइंट की या हमारे जो मेंबर हमसे जुड़े हुए उनके और रिक्वायरमेंट भी हैं। उनको बचत खाता भी खोलना है, उनको बच्चों की फ्यूचर के लिए रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट खोलना है। तो क्या करेंगे? कल को मान लें उनका थोड़े बड़े हो गए, अच्छे लगे, निकल गए, उनको एंटरप्राइज लोन भी चाहिए, उनको 3 लाख का लोन चाहिए, सिर्फ 30,000 से कब काम चलेगा? तो ये था। कल को जब उनको सोशल सिक्योरिटी की बात, उनको इंश्योरेंस की रिक्वायरमेंट भी होगी। तो हमें लगा कि अभी 4-5 साल हो गए, सिर्फ इससे हमारा काम नहीं चलेगा। तो एक एस्पिरेशन बैंक हमारी कंपनी की भी थी कि हम थोड़ा बड़ा काम कर सकें, सिर्फ इसी क्षेत्र में न जुड़े रहें, कुछ और भी काम कर सकें। तो उस टाइम हमारी सोच चल रही थी, अगर आप समझे 2014-15 के आसपास में ये सोच थी कि हम जेएलजी के ऊपर भी काम कर सकें। वो संस्था के लिए बहुत ज़रूरी है, सो दैट वी कैन डाइवर्सिफाई आवरसेल्फ, और साथ में ये हमारे जिनसे हम जुड़े हुए हैं, जो हमारे क्लाइंट्स हैं, हमारे मेंबर्स हैं, उनके लिए भी ज़रूरी है। उस समय हमारा सोच स्टार्ट हो गया था कि हम जेएलजी से ऊपर भी करेंगे। जेएलजी तो करेंगे क्योंकि वो हमारा जिसकी वो ऐसी काम है जिसका हमें बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, तो उसके साथ साथ और काम भी करेंगे। तो हमने उस टाइम सोचना स्टार्ट कर दिया कि हम जो बड़ा लोन की रिक्वायरमेंट है, अगर 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख आपको एंटरप्राइज बनना है, उसके लिए क्या होगा? आप किसी और के पास क्यों जाएंगे उसके लिए? वहाँ से शुरुआत हुई। लकीली उसी समय पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नई गाइडलाइंस लेके आया स्मॉल फाइनेंस बैंक में। तो कोइंसिडेंस मान सकते हैं। एक्चुअली उसमें जब लोगों ने अप्लाई किया था, 72 लोगों ने अप्लाई किया, 10 लोगों को उसमें से लाइसेंस मिला। उसमें खास बात है कि वी आर द यंगेस्ट वन इन टर्म्स ऑफ विंटेज, सबसे यंग थे इन टर्म्स ऑफ विंटेज। और दूसरी बात, जो ये वाली ज्योग्राफी थी उससे हम अकेले प्लेयर थे उस टाइम पे। बट अच्छा रहा, समय भी अच्छा रहा कि हमें लगा कि इसके बाद हम बाकी सारे काम हैं जो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, जो हमारे क्लाइंट बेस है, और संस्था को हम स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। अगर आप सिर्फ एक ही काम कर रहे हैं तो आप यू आर डिपेंडेंट ऑन वन एक्टिविटी ओनली। इट्स ऑलवेज इंपॉर्टेंट कि जो आप फाइनेंशियल सर्विसेज में आप डाइवर्सिफाई कर सकें अपने पोर्टफोलियो को, अपने साथ में अपने क्लाइंट्स को भी मल्टीपल सर्विसेज दे सकें। तो वहीं से शुरुआत हुई थी, और ये बहुत अच्छा रहा कि उसी टाइम पर आरबीआई की गाइडलाइंस आई, हमने अप्लाई किया और आरबीआई को लगा कि हम इस क्षेत्र में अच्छा काम कर सकते हैं, तो हमें लाइसेंस भी मिला उसके लिए। सर, बट उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड, बिहार हाई रिस्क टेरिटरीज भी हैं तो ख़ासतौर से हम लेंडिंग के हिसाब से, और यही एक बड़ी वजह है कि स्मॉल फाइनेंस बैंक्स की ज़रूरत यहाँ पड़ी, क्योंकि जो मेन स्ट्रीम बैंक्स हैं वो इन टेरिटरीज़ में फ़िनांस कम करते हैं, लिमिटेड करते हैं। तो वो कैसे मैनेज करते हैं आप? हाउ यू सी दैट इज़ द रिस्क प्रोफाइल्स चेंजिंग इन दिस एरिया, और यू स्टिल थिंक दैट इज़ द चैलेंजिंग टेरिटरीज? सो 2-3 चीज़ें होती हैं। आई थिंक जहाँ थोड़ा ज़्यादा रिस्क होता है वहीं अपॉर्चुनिटी भी ज़्यादा होती है। मतलब ये हर एक ह्यूमन इसी के थ्रू जाता है, चाहे संस्थाएं चाहे इंसान हो, वो इसके थ्रू जाता है। तो अगर मैं मुंबई में करूँ शायद वहाँ पर अपॉर्चुनिटी कम होगी, रिस्क कम होगा। लेकिन जब आप इस क्षेत्र में आते हैं तो आपको लगता है कि बहुत सारा काम करने की गुंजाइश है। अगर बाकी लोग नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब देयर इज ए वैक्यूम विच यू कैन फिल।
तो उस एंगल से आप सोचें कि ये था कि हाँ, यहाँ पे काम भी आप ज़्यादा कर सकते हैं। और जहाँ तक रिस्क की बात है, आई थिंक रिस्क में क्या होता है, आपको हर टाइप के रिस्क को आपको प्रोफाइल करना पड़ता है। रिस्क तो हर टाइप के, जब आप बिजनेस करते हैं तो आपका रिस्क रहता है। आप उस रिस्क को कैसे मिटिगेट करेंगे, कैसे आप लोगों से जुड़ेंगे, कैसे आप कम्युनिटी से डील करेंगे, आई थिंक उस पर बहुत दारोमदार रहता है। आपके प्रोसेस कैसे रहेंगे, आपके सिस्टम कितने स्ट्रांग रहेंगे, इन सब पे दारोमदार रहता है। हमारा एक्सपीरियंस अभी तक बहुत अच्छा रहा है। मतलब ये टेरिटरी में, ज्योग्राफी में कोई एडिशनल रिस्क को ऐसा कुछ नहीं है। जो नॉर्मल रिस्क कहीं और हो सकते हैं वो यहाँ भी हो सकते हैं, वो तो ठीक है, उसमें तो आपका रहेगा। तो कोई एडिशनल रिस्क कोई नहीं रहा। और हमें लगा कि हम इस क्षेत्र में ज़्यादा अच्छा काम कर पाए, क्योंकि यहाँ पे कम प्लेयर थे, यहाँ पे फाइनेंशियल इंक्लूजन कम था और यहाँ पे रिक्वायरमेंट ज़्यादा थी। तो हमें लगता है कि वो हमारे लिए अच्छा रहा एक तरह से। उत्कर्ष कोर इन्वेस्ट के साथ मर्जर हुआ है, ये बड़ा घटनाक्रम भी है स्टेक होल्डर्स के लिए और निवेशकों के लिए भी, काफ़ी सिग्निफिकेंट भी है आपकी तरफ से। प्राइमरी रेशनल क्या था इस मर्जर के पीछे, वाई यू वेंट फॉर दैट? सो पहली बात तो मर्जर का प्रोसेस अभी स्टार्ट हो, मर्जर पूरा हुआ नहीं है, ये पूरा प्रोसेस चलेगा। इसमें हमें रेगुलेटरी की रिक्वायरमेंट मतलब अप्रूवल चाहिए होती है, साथ में NCLT की अप्रूवल चाहिए होती है। तो उसका प्रोसेस स्टार्ट हुआ है, 2-3 महीने प्रोसेस को स्टार्ट हुए हैं। इसका जो मेन मकसद ये है कि जो हमारे पास कोर इन्वेस्ट है, कोर इन्वेस्ट में कोई और एक्टिविटी नहीं है। एक्चुअली पहले यही कंपनी माइक्रो फाइनेंस करती थी। जब बैंक बना तो उसके लिए अलग एंटिटी बनी, और वो कंपनी सिर्फ आज की तारीख में उसका एक ही काम है, वो है बैंक में इन्वेस्टमेंट। तो उसमें उसके और अलावा कोई एक्टिविटी नहीं है। तो 2 एंटिटी क्यों रन की जाए, मतलब इवन फ्रॉम रेगुलेटरी एंगल ऑल्सो इट इज़ डिफिकल्ट। सो दैट इज़ वन पार्ट। सेकंड, जो उसमें इन्वेस्टर्स होते हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है कि आपको लिक्विडिटी कैसे मिलेगी। अगर आपकी अनलिस्टेड कंपनी है तो लिक्विडिटी भी एक इंपॉर्टेंट रहता है। तीसरा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की भी एक रिक्वायरमेंट है कि आपका 15 साल के अंदर आपका जो होल्डिंग कंपनी का प्रोमोटर कंपनी का स्टेक है उस 26% से नीचे आना चाहिए। तो हमें लगा कि अगर हम उसको मर्ज करते हैं, कि उसमें एक्टिविटी तो है नहीं, उसको अगर मर्ज कर दें तो आई थिंक सारी जो काम है एक साथ में हो सकते हैं। एंड जो हमारे कोर इन्वेस्ट के इन्वेस्टर्स हैं, दे ऑल्सो हैव स्टेक इन द बैंक नाउ। सो इसके लिए मतलब हमें लगता है बहुत सिंपल थॉट प्रोसेस था, and it will be impactful for future. And it will give strength to the company. It will give strength to the company and it will be very seamless process after that. Utkarsh, I'm noticing is that Utkarsh has started diversifying from the day one, from the lending with lot of other activities. So in a way, you are a small finance bank, but in approach, you are a semi-fintech also. You're doing that. So what kind of revenue mix right now is this with these ancillary services which you are providing, and how the response in this territory? ये जिस टेरिटरी में आप काम कर रहे हैं वहाँ पे अभी डिजिटल पेनिट्रेशन लिमिटेड है, तो पूरे बिजनेस प्रोफाइल में ये जो नई सर्विसेज हैं इनका पोटेंशियल कितना दिख रहा है आपको? सो मैं 2-3 चीज़ बताना चाहूँगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप बैंक बनते हैं तो बैंक और NBFC में जो सबसे बड़ा फर्क रहता है ये है कि NBFC नॉर्मली 1 या 2 चीज़ों पर काम करती है, और बैंक्स डाइवर्सिफाइड रहते हैं इन टर्म्स ऑफ ज्योग्राफी और इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट, इन टर्म्स ऑफ चैनल्स। आई थिंक दैट इज़ हाउ आप डिफरेंशिएशन देखते हैं NBFC और बैंक्स का। तो आई थिंक जब बैंक बनेंगे तो आपको डाइवर्सिफाई तो करेंगे आप। तो चाहे वो नए प्रोडक्ट लेके आएंगे, नई ज्योग्राफी में जाएंगे, तभी आप डाइवर्सिफाई, तभी आप ज़्यादा लोगों तक पहुँच भी पाएंगे। चाहे वो डिपॉजिट की बात है, पैसा लेने की बात हो, या चाहे लेंडिंग की भी बात हो, या फिर जो आपके और सर्विसेज होती हैं, आप इंश्योरेंस करते हैं या म्यूचुअल फंड के थ्रू करते हैं, इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट लेके आते हैं, तो हर एक में इंपॉर्टेंट पार्ट है। साथ साथ जो चैनल्स होते हैं आपके, आप सिर्फ ऐसा नहीं कि मैं बैंक ब्रांच खोल के काम चला लूँगा। आपके बहुत सारे चैनल्स हैं, डिजिटल चैनल्स हैं, और वो काफ़ी मात्रा में बढ़े हैं। प्लस जैसे होता है ना, आपके क्रेडिट कार्ड होते हैं, डेबिट कार्ड्स होते हैं, आपके आजकल पॉस मशीन्स होती हैं, UPI के थ्रू काफ़ी काम होते हैं। तो आई थिंक ये भी इंपॉर्टेंट है कि आप दोनों ही क्षेत्र में काम करें। तो हमारा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा है इस मामले में। जैसे मैं बोलूँगा, ये रिक्वायरमेंट भी है और इसका एक्सपीरियंस भी अच्छा रहता है। जो बैंक का सोच है वो ये है कि जिसको फिजिटल बोलते हैं, कि बहुत सारा क्षेत्र है हिंदुस्तान में जहाँ पे कि रिक्वायरमेंट है कि डिजिटली फिजिकली आप प्रेजेंट दिखें। तो एक तो फिजिकल प्रेजेंस में, क्योंकि बैंकिंग है, इसमें ट्रस्ट फैक्टर भी इंपॉर्टेंट आता है। अगर मुझे लोग देख सकते हैं, मेरी ब्रांचेज हैं, लोग देख सकते हैं, तो ट्रस्ट फैक्टर इंप्रूव होता है। दैट इज़ वन पार्ट। सेकंड, बहुत सारी पॉपुलेशन आज की तारीख में अभी भी है जिनको कि बैंक ब्रांच में जाना होता है, जाना पसंद करते हैं या चाहते हैं कि लोग हमसे आके मिलें। तो डिजिटल हो रहा है, उसमें कोई डाउट नहीं है, बट लेकिन वो भी बहुत बड़ी पॉपुलेशन आज की तारीख में। क्या है, बहुत ही डाइवर्सिफाइड कंट्री है हमारी, तो दोनों हर टाइप की रिक्वायरमेंट रहती है। तो हम बहुत स्ट्रॉन्ग है फिजिकली ऑल्सो, एंड फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर एंगल से बहुत स्ट्रॉन्ग है। साथ में जो डिजिटल पार्ट है, चाहे प्रोडक्ट हो, चाहे सर्विसेज हो, चाहे चैनल्स हो, उसमें हम काफ़ी काम कर रहे हैं। तो दोनों ही हमें अच्छा दे रहे हैं, और इससे एक अच्छा डाइवर्सिफाइड आप पोर्टफोलियो बना पाते हैं। अगर आप उस तरह से देखें, स्मॉल फाइनेंस बैंक में जो नॉर्मल शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स होते हैं बड़े, उनमें और हमें मेन फ़र्क ये रहता है कि हम फाइनेंशियल इंक्लूजन में ज़्यादा काम कर रहे होते हैं।
लेकिन अगर आप देखें कि पब्लिक एंगल से, चाहे वो डिपॉजिट साइड हो चाहे एडवांसेस साइड हो, वी आर एट पार विद एनी यूनिवर्सल बैंक, एस्टैब्लिश यूनिवर्सल बैंक ऑल्सो। तो इसके लिए मेरी भी रिक्वायरमेंट है कि मैं सारे प्रोडक्ट लेके आऊँ, सारे चैनल लेके आऊँ, सारी सर्विसेज लेके आऊँ। दूसरा एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लॉन्ग टर्म अगर आप समझेंगे, जो डिजिटल है, अगर मैं गांव और छोटी जगह में जाके डिजिटल करता हूं, इनफैक्ट दिस गिव्स अ लॉट ऑफ बेनिफिट्स टू अस। सी, जो गांव में लोग कम क्यों जाते हैं या उस क्षेत्र में जाने में क्यों सोचते हैं कि जाने से पहले ज़्यादा क्यों सोचते हैं, एक तो होता है उनको लगता है वहाँ बिजनेस उतना ज़्यादा नहीं होगा, उसका क्वांटिटी कम हो सकता है, तो दैट इज़ वन पार्ट। टिकट साइज छोटा है। हाँ, टिकट साइज छोटा है। और मान लीजिए आप बॉम्बे में एक रेल लेन में जाएंगे, आपको इतना बिजनेस मिल जाएगा जो कि आपको पूरे 2-3 गाँव में नहीं मिल पाएगा, तो वो हमेशा रहेगा। लेकिन उसमें जो, क्योंकि और टिकट साइज छोटा है, तो जो इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है कि मेरा ऑपरेटिंग एक्सपेंस मैं कंट्रोल कर पाता हूं क्या। क्योंकि क्या होता है जब छोटा टिकट साइज में ऑपरेटिंग एक्सपेंस परसेंटेज वाइज आपका बहुत बढ़िया। यही सवाल मेरा है कि फिजिकल बिकम्स मोर कॉस्टलियर देन डिजिटल इफ यू गो दैट। करेक्ट। तो मेरा फिजिकल होना जरूरी है क्योंकि मेरा ट्रस्ट फैक्टर है और मुझे कंट्रोल भी करना है, मॉनिटर भी करना है। लेकिन मैं हर जगह फिजिकल नहीं जा पाऊंगा, मैं गली गली या हर गाँव में तो एक ब्रांच नहीं खोल पाऊंगा। मुझे वहाँ डिजिटल से बहुत मदद मिलती है। तो डिजिटल में एक तो मेरा रीच बढ़ता है उससे, और मेरा लॉन्ग टर्म में हो सकता है कि इमीडिएट आपको लगे कि इसका ऑपरेटिंग कॉस्ट कम नहीं हो रहा क्योंकि आपने पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर आपको उसके लिए बनाना पड़ता है। लेकिन अगर मीडियम टर्म में, लॉन्ग टर्म में देखेंगे, मेरा ऑपरेटिंग कॉस्ट से कम आएगा। तो जो डिजिटल एंड फिजिकल जो दोनों का कॉम्बिनेशन है, दिस इज गोइंग टू हेल्प अस इन क्रिएटिंग अ ट्रस्ट, गिविंग ऑल द सर्विस एंड प्रोडक्ट्स टू आवर पीपल, ब्रिंगिंग ऑल द चैनल्स, एंड इन मीडियम रन इवन ब्रिंगिंग डाउन आवर कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन, बिकॉज दैट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट। जब स्पेशली अगर हमें सारे इस्टेब्लिश बैंक से भी कॉम्पीट करना है, तो मेरा कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन शुड बी अंडर कंट्रोल। अगर मैं वो ऊपर चला गया, फिर मैं अनवाइबल हो जाऊंगा, नॉन कॉम्पिटिटिव हो जाऊंगा। तो आई थिंक लॉन्ग टर्म में मुझे उसका भी ध्यान रखना पड़ता है। सो ऑल दीज एस्पेक्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा, जो हमारा एक्सपीरियंस है डिजिटल का ग्रामीण क्षेत्रों में, रूरल एरिया में, सेमी अर्बन एरिया में, बहुत अच्छा रहा है। जैसे जब हमने स्टार्ट किया, हम KYC के थ्रू अकाउंट खोलें, डिजिटल ऑनबोर्डिंग करें, स्टैंपिंग करें, उसका प्रचलन मेट्रो से ज़्यादा गाँव में है आज की तारीख में। तो पीपल आर प्रेफरिंग कि वहाँ पे ये सुविधाएं आएँ और उसका इस्तेमाल हो। तो आई थिंक वी आर फाइंडिंग इट वेरी, जिसकी एक्सेप्टेबिलिटी पार्ट है ना, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो इसलिए आने वाले टाइम में विल गेट अ गुड बेनिफिट आउट ऑफ दैट ऑल्सो। See, in BFSI, always it has been said, Govind sir, that small finance banks always face creative challenge, and that creative challenge comes from the product innovation because you are competing with bigger banks. तो पहला तो चैलेंज आपका बिगर बैंक्स के साथ है। दूसरा ये है कि निम्स हमेशा प्रेशर में रहते हैं, एंड इफ योर नेट इंटरेस्ट मार्जिन विल बी इन द प्रेशर, देन once you are a listed company, you will have to showcase that high NIMs. So how innovative Utkarsh is now in making products for these categories of borrowers, खासतौर से इस जोन में, जिस जोन में रिस्क भी है, प्रोडक्ट इनोवेशन कैसे इंश्योर करता है कि आपके मार्जिन्स बेटर बने रहें? सो देयर आर 2-3 एस्पेक्ट। वन इज द प्रोडक्ट, सेकंड इज चैनल्स, एंड थर्ड इज सर्विसेज। तो जब इसका कॉम्बिनेशन होता है, कस्टमर जब देखता है ना, जो क्लाइंट आपसे जुड़ा होता है, वो सारे एस्पेक्ट को देखता है कि आपकी सर्विस कैसी है, आपके चैनल्स अवेलेबल हैं नहीं है, एंड आपका प्रोडक्ट कौन से हैं। तो हम कोशिश करते हैं तीनों पे ही साथ में काम कर सकें। तो जैसे मैंने आपको बताया कि जब हम KYC की बात करते हैं, ऐसा नहीं कि और लोग नहीं कर रहे, बट हमने इसको इंटीरियर में इतना काम किया है, आज तक हम KYC से ही काम करते हैं पूरा। वी डोंट डू एनीथिंग एल्स। जितने मेरे अकाउंट खुलते हैं सारे डिजिटल ऑनबोर्डिंग होते हैं। मैनुअल ऑनबोर्डिंग आज की तारीख में हमारे इंटरनेट में होती ही नहीं है, इट्स ओनली डिजिटल। सो जो ये जो यू कैन से इनोवेशंस हैं, और इसमें ऑब्वियसली जो हम, क्योंकि हमारे पास इंडिया में जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव हुआ है, दैट इज हेल्पिंग इन ए बिग वे। फिर जो आधार, क्योंकि सब जगह आधार मिल गया है, तो दैट इज ऑल्सो हेल्पिंग अस इन ए बिग वे। तो आई थिंक जो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हुआ इंडिया में पिछले 10-12 साल में, दैट इज हेल्पिंग इन ए बिग वे। सो इट इज हेल्पिंग अस इन क्रिएटिंग दीज निश प्रोडक्ट्स, गिविंग सर्विसेज विच कैन बी डोर स्टेप एट ए लेस कॉस्ट, विच कैन बी कंप्लीट डिजिटल, एंड साथ में वी कैन प्रोवाइड ऑल द चैनल्स। जैसे हम छोटे एरिया में जाऊंगा तो मैं माइक्रो ATM का काम करूंगा, क्योंकि मैं वहाँ पे ATM नहीं लगा सकता। हमें लगा कि हम वहाँ पर आप ATM नहीं लगा पाएंगे तो कैसे काम चलेगा, तो मोबाइल ATM, तो उससे काम करना स्टार्ट कर दिया, एंड दैट इज वर्किंग वेरी वेल एक्चुअली। तो वाइबल भी जल्दी हो जाता है, और क्योंकि उसमें मेरे पास नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन उतनी नहीं जो कि मैं उसको बड़े ATM को वाइबल कर पाऊँ। सो आई थिंक दिस इज व्हाट वी हैव डन, कि हम अपना KYC, स्टैंपिंग, ऑन डिजिटल ऑनबोर्डिंग, छोटे टिकट के हम काफ़ी लोन्स वगैरह पे काम करते हैं। इन टर्म्स ऑफ, आई एम कमिंग टू दोज प्रोडक्ट्स विच इज स्मॉल टिकट साइज लोन, द प्रोडक्ट इनोवेशन इन टर्म्स ऑफ लेंडिंग उत्कर्ष का क्या है? तो हम कोशिश ये करते हैं कि हम छोटे टिकट से ज़्यादा काम कर पाएँ। तो हमने जैसे JLG से स्टार्ट करके, फिर हमने जब JLG का कस्टमर मैच्योर होता है, उसकी रिक्वायरमेंट डिफरेंट हो जाती है। मान लीजिए अभी हमने उसको 25,000 50,000 रुपये दिया, लेकिन अभी रिक्वायरमेंट 3 लाख हुई, फिर क्या होगा उसका?
तो हमने एक माइक्रो बैंकिंग बिजनेस लोन का एक अलग से प्रोडक्ट। हाँ, कुछ उसका नाम है उत्कर्ष किरण या उत्कर्ष, हाँ, उत्कर्ष किरण, उत्कर्ष आशा, उत्कर्ष आशा इस प्रोडक्ट तरीके के है। नाम। तो MBBL है, MBIL उसको बोलते हैं, मतलब बिजनेस लोन्स हैं, जिसको बिजनेस बढ़ रहा है उसका क्या होगा, तो वी गिव दैट लोन। तो ये माइक्रो बिजनेस लोन है बेसिकली। हाँ, माइक्रो बिजनेस लोन है। उसके बाद थोड़ा और बड़ा होना चाहता है, हम फिर माइक्रो लैब देते हैं कि आपको मानिए 10 लाख 12 लाख की रिक्वायरमेंट है और आपके सिक्योरिटी भी कुछ अवेलेबल है, फिर वो माइक्रो लैब में मूव कर जाते हैं। तो ये सब है। फिर उसके बाद अगर और आपकी रिक्वायरमेंट है तो फिर वो नॉर्मल MSME लोन मिल जाएगा, या फिर वो अफोर्डेबल हाउसिंग में चले जाएंगे। फिर अफोर्डेबल हाउसिंग से आप बड़े हो जाएंगे तो विल गेट ए बिगर लोन ऑल्सो। सिमिलरली फॉर द व्हील्स ऑल्सो, जो कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स है, कमर्शियल व्हीकल्स हैं, उस पर हम काम करें कि इस एरिया में उसकी रिक्वायरमेंट बहुत सारी रहती है। तो इस तरह से हम धीरे 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 करके देखते हैं कि हर सेगमेंट को हम केटर कर पाएँ थ्रू लैंडिंग बिजनेस। एंड JLG हम करते हैं नॉर्मली, उसमें इट इज़ डन थ्रू विमेन ओनली, बिकॉज ये फैमिली या परिवार का बेस है इस पे, परिवार इज एन यूनिट, फैमिली इज एन यूनिट। तो ये डिफरेंट टाइप का अप्रोच है। जैसे आप धीरे धीरे बड़े होते हैं, देन वेदर वुमेन और मैन डजंट मेक ए डिफरेंस, मतलब जो भी आदमी बिजनेस करना चाहता है, बिजनेस कर रहा है, दैट पर्सन शुड गेट द लोन और दैट पर्सन शुड गेट द फैसिलिटी। तो दैट इज हाउ वी हैव बीन डूइंग, यानी काफ़ी सक्सेसफुल रहे हैं हमारे। माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट डिपॉजिट्स। हमने हाल में डिपॉजिट्स पे काफ़ी डिबेट देखी टॉप लेवल पे। यू मस्ट बी प्रिवी टू ऑल इंटायर बैंकिंग सेक्टर इज कंप्लेनिंग दैट डिपॉजिट्स नहीं आ रहे हैं, फंड्स आर गोइंग टू द मार्केट्स। हाउ इज द डिपॉजिट डूइंग विद उत्कर्ष नाउ? ये जो पूरी डिबेट है कि बैंक्स के पास डिपॉजिट्स रिड्यूस हो रहे हैं, लोगों ने बैंक्स में पैसा रखना कम कर दिया है, हालांकि उनमें भी छोटे बैंक्स अभी बेटर डिपॉजिट कलेक्ट कर रहे हैं। डिपॉजिट का ट्रेंड आप क्या नोटिस कर रहे हैं इन मार्केट्स में जहां बैंक का इस्तेमाल प्राइमरीली डिपॉजिट के लिए ज़्यादा होता है? नहीं, डिपॉजिट का ट्रेंड एक्चुअली अच्छा रहा है एंड उसमें कोई चैलेंज उस टाइप का नहीं है। जो मैक्रो लेवल का चैलेंज है वो ये है कि इंडिविजुअल्स आर पुटिंग मनी इन दी सम अदर ऑल्टरनेट चैनल जो आपको मिल गया, अदर एसेट क्लासेज आ गई, जैसे आप मान लिया म्यूचुअल फंड बोलते हैं या रियल एस्टेट बोलते हैं। बट होता है क्या, जो पैसा है ना, पैसा अल्टीमेटली तो सिस्टम में वापस आता है। सो इसका फॉर्म डिफरेंट हो सकता है। जैसे आप अगर आप समझें आज की तारीख में, पिछले 2-3 साल से देख रहे हैं, जो रिटेल टर्म डिपॉजिट है उसका कॉस्ट बढ़ गया है। तो पीपल आर टॉकिंग कॉस्ट बढ़ गई है। तो दैट इज़ वन पार्ट, क्योंकि वो ग्लोबल कॉस्ट बढ़ी हुई है और अभी भी ऐसा कोई ट्रेंड दिखा नहीं कि वो तुरंत कम होने वाली हो। दैट इज़ वन पार्ट। सेकेंड, जो कासा जिसको बोलते हैं, जो ऑपरेटिव अकाउंट है, उसमें लोग पैसा कम रखते हैं आज की तारीख में, क्योंकि आपका मल्टीपल चैनल्स हैं। अगर आपके पास पहले होता है कि आप 1 लाख रुपए चलो सेविंग में छोड़ दो, कोई बात नहीं। अभी आप लगता है चलो 50 सेविंग में रखो, लेकिन 50,000 में कहीं पे सिप लगाऊंगा या कहीं प्रॉपर्टी में कुछ कर लूंगा, कुछ ना कुछ आदमी कर लेगा। बहुत नहीं तो वहीं से RD उसका FD बना देगा वो, क्योंकि ऐसा स्वीप इन स्वीप आउट हो सकता है, तो वहीं से FD बना देगा। तो पैसा सिस्टम में अवेलेबल है, पैसे का प्रॉब्लम नहीं है, बट चैनल्स में भी डिफरेंट हो सकता है कि इंडिविजुअल के नाम से उतना पैसा ना है, लेकिन क्योंकि वो इकट्ठा हो जा रहा है, नाउ दैट मनी कैन कम फ्रॉम से म्यूचुअल फंड्स, इट कैन कम फ्रॉम कॉर्पोरेट्स ऑल्सो। तो फंडिंग इज नॉट एन इशू। जो चैनल्स आप चाह रहे हैं कि आपके स्टेबल लॉन्ग टर्म इंडिविजुअल का पैसा रहे, वो शायद थोड़ा सा स्ट्रेस में दिखता है या उसकी ग्रोथ उतनी नहीं है। दूसरा क्या हुआ है, क्रेडिट ग्रोथ बहुत अच्छी रही है। आप कोविड के बाद क्या हुआ कि उस टाइम बिल्कुल ऑलमोस्ट 1-1.5 साल में एक्टिविटी काफ़ी कम थी और रेट्स भी कम थे उस समय। रेट्स कम थे, तुरंत उसके बाद एक्टिविटी सब लोगों की बढ़ी और जो लेंडिंग की रिक्वायरमेंट थी, जो क्रेडिट की रिक्वायरमेंट काफ़ी बढ़ गई। तो इस चक्कर में क्या हुआ कि डिपॉजिट ग्रोथ तो हुआ, हाँ, लेकिन लेंडिंग का ग्रोथ उससे ज़्यादा हुआ। CD रेशो थोड़ा डिस्टर्ब हो गई। तो वो टेम्पररी मिसमैचेज हैं। इनसे क्या होता है ना, हर इंडस्ट्री या हर क्या बोलते हैं वर्टिकल्स या जो बिजनेसेस होते हैं, दे ऑल्सो इवॉल्व देमसेल्फ। मुझे ऐसा लगता है आने वाले टाइम में जो शायद कासा का जो जिस तरह से हम बात करते हैं, कासा में नॉट बी दैट क्रिटिकल, कि कासा इज एक्चुअली नॉट इजी मनी और नॉट लेस कॉस्टली मनी। कासा में क्या ऑपरेशनल कॉस्ट भी ज़्यादा होता है। सी RTD में क्या है, जब आप टर्म डिपॉजिट लेते हैं उसमें ऑपरेशनल कॉस्ट नहीं होता और लॉन्ग टर्म होता है। 1 साल 2 साल 3 साल के लिए पैसा आ गया, नो कॉस्ट। लेकिन जब आप कासा अकाउंट आता है तो उसमें ट्रांजेक्शन्स हैं, हर महीने में 2 या 3 बार आदमी ट्रांजेक्ट कर रहा है, चाहे कहीं से भी कर रहा है, ATM से कर रहा है, पॉस से कर रहा है, क्रेडिट कार्ड से कर रहा है, ब्रांच बैंक से कर रहा है। देयर इज ऑपरेटिंग कॉस्ट ऑल्सो। तो आई थिंक इंडस्ट्री इज पासिंग थ्रू दैट फेज जहाँ पर हो सकता है कासा का रेलिवेंट उतना न रहे। आई एम नॉट सेइंग इट इज नॉट रेलिवेंट, इट इज वेरी रेलिवेंट, बिकॉज कासा के बाद में क्या होता है कि आपका क्रॉस सेल अपॉर्चुनिटी मिलती है कि कस्टमर को आप कह सकते हैं आपको कल को 2 व्हीलर लोन चाहिए, आपको कार लोन चाहिए, आपको घर चाहिए, यू कैन कम टू मी। तो आई थिंक कासा अकाउंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कासा में वैल्यू बिल्ड अप इज नॉट हैपनिंग द वे इट कुड हैव हैपेंड। तो वो एक फेज चल रहा है। लेकिन ये डिबेट है कि स्मॉल फाइनेंस बैंक्स आर गिविंग बिगर बैंक्स फॉर रन फॉर देयर मनी बिकॉज ऑफ देयर ऑफरिंग बेटर टर्म्स फॉर डिपॉजिटर्स। अच्छा रिटर्न दे रहे हैं डिपॉजिटर्स को। बड़े बैंक्स की कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा है, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स काफ़ी लीन है, बट स्टिल कासा का चैलेंज स्मॉल फाइनेंस बैंक्स में भी वैसा ही है, आपको लगता है?
सिमिलर जैसा कि बड़े बैंकों में देखा, कासा की ग्रोथ अभी भी वहाँ स्मॉल फाइनेंस बैंक में भी उतनी अच्छी नहीं है जितनी आपको जनरली। कासा का एक बड़ा फैक्टर है जो मैं बार बार बोलता भी रहता हूँ, कासा का जो चैलेंज दिख रहा है, मैंने बताया ना, पीपल आर मूविंग मनी फ्रॉम सा टू टर्म डिपॉजिट। तो ओवरऑल डिपॉजिट ग्रोथ तो अच्छी हो रही है। आप देखिए सब लोग 20% 30% ग्रोथ की बात, हाँ, इसीलिए क्योंकि वो लॉन्ग टर्म में उनको बेटर पैसा तो आ गया, लेकिन वो मेरे सा अकाउंट में नहीं आया, लेकिन मेरे का अकाउंट में नहीं आया। तो दैट्स द डिफरेंस। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि इंडस्ट्री विल पास थ्रू दिस फेज ग्रेजुअली, कि कासा में पैसा कम दिखेगा लेकिन ओवरऑल डिपॉजिट विल नॉट बी प्रॉब्लम। एंड उसमें आप किसी भी स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करें, आई थिंक दे हैव डन वेरी गुड जॉब on the raising of deposit part. We are really doing good. One last question. There's a lot of changes happening in regulatory space. बहुत सारा चेंज आप भी देख रहे हैं, KYC को लेकर, बैंकिंग रेगुलेटरी को लेकर। आप कैसे, हाउ यू कोपिंग विद दिस एज इन स्मॉल फाइनेंस बैंक? मतलब मुझे लग रहा है कि पिछले 2 साल 3 साल के अंदर बैंकिंग स्पेस में इतने रेगुलेटरी चेंजेस आए चाहे हैं, आपको क्या लगता है स्टेबिलिटी कब तक आएगी, और क्या अभी और कौन से बड़े रेगुलेटरी चेंजेस यू सी दैट लाइकली टू कम इन नेक्स्ट 3 to 4 years? देखिए, ऐसा जो सबसे बड़ा चेंज हमने देखा, NBFC से बैंक बने तो जो कंप्लायंस रिक्वायरमेंट बैंक की होती हैं, क्योंकि आप पब्लिक का पैसा आपके पास, सबसे बड़ी बात यह है, तो उसकी रिक्वायरमेंट बहुत ह्यूज रहती हैं। तो एनीवे देयर इज बिग चेंज फ्रॉम NBFC टू बैंक, आपकी रिक्वायरमेंट बढ़ गई। और अभी आप देख रहे हैं क्योंकि टेक्नोलॉजी इतना आगे बढ़ गई है, डिजिटल इतना आगे आ गया है, तो ये जो कंप्लायंस की रिक्वायरमेंट्स हैं ये बढ़ने वाली हैं। आई डोंट थिंक इसमें ऐसा स्टेज आएगा जब मैं बोलूँगा बिल्कुल स्टेबलाइज हो गया, तो वैसा स्टेज नहीं आने वाला है। आई थिंक इसमें ऐसा रहता है कि जैसे बोलते हैं ना कि यू हैव टू कैच अप, यू हैव टू कीप कैचिंग अप। तो आपको हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा, आपकी जो टीम है, कंप्लायंस की टीम है, और जो आपकी उसकी जो सपोर्ट है, ऑपरेशंस है, दिस शुड ऑलवेज बी स्ट्रेंथन, कि आपके पास जितनी रिक्वायरमेंट हो उससे आपके पास ज़्यादा काम रहे। एक और इंपॉर्टेंट पार्ट है, नॉट ओनली कंप्लायंस डिपार्टमेंट बट इवन IT को बहुत काम करना पड़ता है इसमें, कि जितने भी कंप्लायंसेज आते हैं आज की तारीख में, उसमें IT इनेबलमेंट बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, कि आप कुछ भी लेके आते हैं, आपने कोई भी कल को आप क्रेडिट कार्ड में आप ये कर सकते हैं, ऐसा नहीं कर सकते, आप डिपॉजिट में ऐसा कर सकते हैं, KYC में आपका कोई चेंज आ गया, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग पे कुछ चेंज आ गया, तो उसका एक्सपेक्टेशन ये रहती है कि इसका मैनुअल इलाज नहीं होना चाहिए, इसका इलाज थ्रू टेक्नोलॉजी होना चाहिए। तो इसलिए क्या हुआ कि टेक्नोलॉजी पे जो आपके लोगों के स्पेंड हैं या लोगों के रिक्वायरमेंट्स हैं वह तेज़ी से बढ़ी हैं। उसमें दोनों पार्ट हैं, एक तो बहुत जल्दी ऑब्सोलीट भी होती है, अब जो टेक्नोलॉजी 2 साल 3 साल पहले थी, एंड दिस इज चैलेंज फॉर नॉट ओनली फॉर न्यू बैंक बट फॉर ओल्ड बैंक। इनफैक्ट ओल्ड बैंक ज़्यादा चैलेंजेस है क्योंकि लेगेसी सिस्टम्स, उनके सिस्टम्स बहुत पुराने हैं। तो कंप्लायंस डिपार्टमेंट्स को आपको हमेशा स्ट्रेंथन करके रखना पड़ेगा, और यू कांट गेस कि RBI या मान लीजिए IRDA या SEBI अगले चेंज क्या करेंगे। चेंजेस विल कीप हैपनिंग बिकॉज एनवायरमेंट हैज बिकम मच मोर डायनेमिक नाउ। आप पूरे ग्लोबल प्लेयर्स बन गए हैं, इवन US में कुछ होता है तो दैट इम्पैक्ट्स इंडियन इकोनॉमी और इंडियन सेटअप, जैसा आज से 25 साल 30 साल पहले नहीं था। तो आई थिंक यू हैव टू रेडी योरसेल्फ विद ऑल दीज चेंजेस विल कीप कमिंग, एंड आई थिंक यही है, जब आप बड़े होते हैं तो आपको ये रिक्वायरमेंट बढ़ती रहेंगी, यू हैव टू मीट दोज रिक्वायरमेंट, देयर इज नो शॉर्टकट फॉर दैट। जहाँ तक आप बोले आगे आने वाले चेंज क्या होंगे, मुझे लग रहा है कि बिकॉज ऑफ डिजिटल जैसे बढ़ रहा है, साइबर की जो काम बहुत सारे बढ़ रहे हैं आज की तारीख में, दैट विल ऑल्सो कीप पीपल ऑन टोज बेसिकली, क्योंकि इसमें काम बहुत ज़्यादा होने वाला है। मतलब डिजिटल इज गोइंग टू ड्राइव जो कंप्लायंस की रिक्वायरमेंट बहुत तेज़ी से बढ़ने वाली है आने वाले टाइम में। सो एज अ लीडर फॉर उत्कर्ष, व्हाट विजन यू आर chasing for 3 to 5 years? Where do you want to see Utkarsh in 3 to 5 years? Any tangible goals you think that? So tangible goals, तो I think I can't spell out tangible goals इस टाइम पे, क्योंकि but from the overall positioning angle, we want to be one of the best bank in terms of technology and in terms of service, and financial inclusion should remain our key deliverable for us. Whatever we do, बड़े हों छोटे हों कुछ भी करें, फाइनेंशियल इंक्लूजन विल बी ए वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर अस, एंड जो कम्युनिटी डेवलपमेंट वाला पोर्शन है वो बहुत हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आने वाले टाइम में भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। एंड ये होता है ना कि जब आप ग्रो करते हैं तो वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी आर एबल टू ग्रो, हमारे टॉप लाइन अच्छा होना चाहिए, हमारा बॉटम लाइन अच्छा होना चाहिए, एंड दैट वे वी डेवलप द इंस्टीट्यूशन इन टर्म्स ऑफ प्रोसेस, इन टर्म्स ऑफ कंप्लायंस, इन टर्म्स ऑफ रिस्क मैनेजमेंट पार्ट, इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी, दैट शुड अमंग द बेस्ट इन द इंडस्ट्री। लास्ट बट नॉट लीस्ट, वी वांट टू सी इंटरनेशनल टाइप ऑफ बैंक which is based in Varanasi. That's very important for all of us. We want to have a large bank which is based out of Varanasi. So that's also a very important, you can say, aspirational part for us, for all of us. Thank you sir. Thank you गोविंद जी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।